हेलो फ्रेंड्स, अपन नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे थे. So we have discussed in our previous lectures some points about nitrogen and its compounds, basically structural features of compounds of nitrogen and phosphorus. And the very last video we have discussed about general properties of the group. तो अब मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी, ठीक है. तो लास्ट वीडियो में मैंने उसको हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज से छोड़ा था. तो अब मैं फिर से वहाँ थोड़े से तुमको रिवाइज करा देता हूँ. हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज की अपन बात कर रहे थे, हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली. तो नाइट्रोजन फैमिली के हैलाइड्स मैंने बता दिया था कि ये EX3 और EX5 टाइप्स ऑफ हैलाइड्स बनाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन EX5 नहीं बना सकता. नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है. इसका पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं. फिर इनके हैलाइड्स के नेचर के बारे में अपन ने बात कर ली थी कि इनके हैलाइड्स का नेचर कैसा होता है, कोवलेंट नेचर होता है. बिस्मथ का फ्लोराइड अगर मैं बात करूं तो वो आयनिक कैरेक्टर शो कर सकता है, क्योंकि बिस्मथ कैसा है, मेटल है, और क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो उसके आयनिक कैरेक्टर की बात करी थी BiF3 की अपन ने. फिर इनके हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस करके मैंने दिखाई थी, ट्राई हैलाइड्स की. पेंटा हैलाइड्स में PCl5 की हाइड्रोलिसिस बताई थी कि PCl5 की हाइड्रोलिसिस करूंगा तो पहले POCl3 प्लस HCl और फिर POCl3 की करेंगे तो अपने को फिर से H3PO4 मिल जाएगा. ये बात अपन कर चुके हैं पहले, है ना. अब हैलाइड्स के बारे में थोड़े से और पॉइंट्स में बता देता हूँ. अब हाइड्रोलिसिस की बात अपन ने हैलाइड्स की कर ली थी. अब अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा हैलाइड है जिस नाइट्रोजन फैमिली में जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, तो ध्यान रखना NF3 and PF3 they are not hydrolyzed, they are stable. तो NF3 और PF3 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है. ये पॉइंट हैलाइड्स के बारे में पूछा जा सकता है. एक दो पॉइंट और हैलाइड्स के बारे में पूछे जा सकते हैं. क्या कि इनके ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल अगर मैं पेंटा हैलाइड्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया MX5, तो अभी अगर नाइट्रोजन छोड़ दें तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सब में अगर पेंटा हैलाइड्स की बात करूं तो यहाँ पे देखो इनके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है. तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण यहाँ पे मैं E लिख सकता हूँ, E फॉर एनी एलिमेंट. वैकेंट डी ऑर्बिटल होने से ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. इसका मतलब ये पेंटा हैलाइड किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड की तरह. तो इसको अगर मैं X- से रिएक्ट करा दूं तो X- इसको इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना सकता है, EX6-. तो पेंटा हैलाइड्स इसके किसकी तरह वर्क कर सकते हैं, लुईस एसिड की तरह. लुईस एसिड सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ये पॉइंट ध्यान रखना, पूछा जा सकता है. इससे और क्या पूछ सकते हैं, या कह लो जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रक्चर के बारे में. इसका स्ट्रक्चर अब ऑलरेडी 11 में हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर्स देख चुके हो. इसके स्ट्रक्चर की बात करी जा सकती है. देखो ध्यान से, अगर मैं पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन पूछना शुरू कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक तरीके का sp3d, और इसका कौन सा बन जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इसके पास 5 और 6 और एक नेगेटिव मिला के 12/2 अपन ने ट्रिक्स देखी थी. तो क्या बन जाएगा, sp3d2. तो sp3d से बेसिकली कहाँ तक पहुँच गए, sp3d2 तक. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फिर उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर. अगर मैं ट्राई हैलाइड्स की बात करूं, सपोज मैंने बात कर दी इसकी Ni3, ऐसे ही NBr3, NCl3, NF3. तो यहाँ पे नाइट्रोजन की अगर ट्राई हैलाइड्स की पर्टिकुलर बात करूं तो इसके पास लोन पेयर है. तो ये किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस बेस की तरह वर्क कर सकता है. अब तुमसे पूछा जाएगा कि लुईस बेस की कैरेक्टर बताओ भाई, तो वो डिपेंड करता है कौन कितनी आसानी से अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. तो ध्यान रखना वो यहाँ पे डिक्रीज होता है. ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पूछा जा चुका है. तो ये कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज होता है. नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन. और स्ट्रक्चर के आगे के क्वेश्चन ज्यादातर जेई में पूछ लेते हैं. फिर भी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. तो भाई ये कैरेक्टर लुईस एसिड कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है. बहुत सिंपल वे में अगर मैं बोलूं तो मैं ये कह सकता हूँ आयोडीन से ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है. और अगर अटैच्ड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है
तो वो इसके बेसिक कैरेक्टर को कुछ कम कर देगी, इसके इलेक्ट्रॉन देने के कैरेक्टर को कुछ कम कर देगी। तो इसका लुईस बेस कैरेक्टर पूछा जा सकता है। पेंटाहैलाइड का लुईस एसिड कैरेक्टर पूछा जा सकता है, तो ये रिएक्शन पूछी जा सकती है, ये पूछा जाता ही है। तो ध्यान रखना है सब पॉइंट्स को। एक दो पॉइंट थोड़े से याद रखने वाले हैं। वो पॉइंट क्या है कि अगर मैं PCl5 की बात करूं तो PCl5 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ PCl6 माइनस, देखो एक्विलिब्रियम फॉर्म है ना, एंड PCl4 प्लस। किस स्टेट में? इन सॉलिड स्टेट, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर PBr5 की बात करूं तो PBr5 भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है PBr4 प्लस एंड Br माइनस। PF5 की आइडेंटिटी रिटेन रहती है, उसमें चेंज नहीं आता, और PI5 जनरली अपने को मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, ये दो पॉइंट थोड़े याद रखने लायक हैं, इनको याद कर लेना है। तो इतने क्वेश्चंस अपने को किस पे देखने को मिलते हैं? हैलाइड्स, ठीक है। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ हैलाइड्स के आगे, जिसकी अब मैं बात करूंगा कि ये जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो नाइट्रोजन देखो भाई बहुत ज्यादा रिएक्टिव वैसे भी नहीं होती है, ये अपन ने बात करी थी पहले भी कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, N2 में बॉन्ड डिफ्यूजिव एनर्जी बहुत हाई है। तो नाइट्रोजन तो रिएक्टिव ही नहीं होती, रूम टेम्परेचर से काफी ज्यादा टेम्परेचर तक जल्दी रिएक्टिव नहीं होती। पर अगर मुझे नाइट्रोजन को एक्टिव बनाना है तो उसका एक तरीका होता है कि हम क्या करें, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें वेरी लो प्रेशर पे नाइट्रोजन में। तो अपन ने देखा है कि नाइट्रोजन एक्टिव हो जाती है कुछ टाइम के लिए और फिर वो मेटल से जल्दी रिएक्ट करने लगती है। अब ये तो थोड़े से एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है। थ्योरेटिकली अगर मैं कहूँ तो नाइट्रोजन बाई मेटल से हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करा के अपन दिखा देंगे। अगर याद करो कि एल्कली मेटल्स में अपन ने देखा था कि लिथियम, एल्कली मेटल्स में लिथियम है जो डायरेक्टली नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देता है, लिथियम नाइट्राइड। तो अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम का मैं क्या फॉर्म कर सकता हूं, लिथियम नाइट्राइड, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, इसकी 1 है। इस तरीके से आप फॉर्मूले बना सकते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में अपन ने देख ही रखा है कि वो नाइट्राइड्स बनाते हैं, जिसमें मैग्नीशियम नाइट्राइड तुम बना सकते हो। कैसे फॉर्मूला बनाना है जानते ही हो, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेट हो जाता है। तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया। कैल्शियम नाइट्राइड अपन बना सकते हैं। अच्छा, अब अल्कली मेटल्स के नाइट्राइड और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्राइड, तो भाई ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, तो इनके नाइट्राइड का कैरेक्टर ज्यादातर मुझे कैसा मिलेगा, आयनिक। तो अगर नाइट्राइड की बात करूं तो इनके नाइट्राइड का कैरेक्टर मुझे देखने को कैसा मिल जाएगा, आयनिक, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा और कौन से कंपाउंड्स मिल सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस अपने फॉस्फाइड बनाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम फॉस्फाइड बना सकते हो, जैसे नाइट्राइड बनाया था मैग्नीशियम के साथ, वैसे ही यहाँ पे मैं कैल्शियम फॉस्फाइड बना सकता हूँ। तो ये जो कंपाउंड्स, ये नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके अपने कंपाउंड्स बनाते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम और बिस्मथ का, मैग्नीशियम बिस्मथाइड इसको बोलते हैं, मैग्नीशियम बिस्मथाइड। अब बिस्मथ की वैलेंसी यहाँ 3 ही रखनी है और इसको U2 कर देंगे। तो अब तुम सोचोगे कि सर ने तो बताया था कि भाई ये मेटल होता है, तो ये मेटल का कंपाउंड कैसे बन गया? पर ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहीं ज्यादा है इससे, अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का वैसे ही ज्यादा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो यहाँ पे इसका मेटालिक नेचर दिया गया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, मैग्नीशियम बिस्मथाइड अपन बना सकते हैं, ध्यान रखें। तो ये बात हो गई इनके कुछ कंपाउंड्स की जो ये मेटल्स के साथ बनाते हैं। अब इसमें खास करके अगर मैं नाइट्राइड्स की बात करूं, जिस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो तुमसे पूछा जा सकता है कि ये जो नाइट्राइड्स बन रहे हैं ये कैसे कैसे हो सकते हैं। तो अगर तुम अपना ऑब्जर्वेशन
थोड़ा देखो, तो कुछ तो पहले भी देख चुके हो। एक तो यही देख लिया अपन ने, जो अपन ने जिसको क्या कह दिया, किस टाइप के हो गए, आयनिक, क्योंकि मेटल्स के साथ अपन ने अटैच कर रखा है। आयनिक नाइट्राइड्स हो गए, जिसमें मैं इस तरीके से लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड ये ले सकता हूँ। इसके अलावा देखो थोड़ा सा बोरॉन फैमिली पहले पढ़ चुके हो। बोरॉन फैमिली में तुमने बोरॉन नाइट्राइड देखा था। बोरॉन नाइट्राइड की पॉलीमरिक फॉर्म BN(H) करके भी देख चुके हैं, जो कि बहुत एक टफ कंपाउंड बनता है, सॉलिड हार्ड कंपाउंड याद करो। तो अब इसका नेचर कैसा हो जाएगा, कोवलेंट, दोनों नॉन मेटल है। थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम नाइट्राइड में भी तुमको कोवलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो ये किस तरीके के नाइट्राइड्स हो गए, कोवलेंट। इसके अलावा कुछ इंटरस्टिशियल नाइट्राइड्स भी देखने को मिलते हैं। ये कैसे नाइट्राइड्स हैं, इसमें क्या है कि कुछ मेटल्स की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में या कह लो वॉइड्स में नाइट्रोजन ट्रैप हो जाती है, तो वो इंटरस्टिशियल नाइट्राइड्स कहलाते हैं। अब उस तरीके से कोई फॉर्मूला तो देखने को नहीं मिलना चाहिए, पर तुमको इस तरीके का फॉर्मूला देखने को मिल जाए Mn, तो तुम तो कहोगे सर ये कंपाउंड बन गया है। ठीक है, किस तरीके के मेटल्स के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ऐसा मिलता है, वो कौन से मेटल्स हैं जिसमें ज्यादातर सिलिकॉन, जिरकोनियम, इस तरीके के कंपाउंड कहे जाते हैं डी ब्लॉक पर। ठीक है, अब ये Mn कैसे बन गया भाई, वो क्या है कहानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में आए, और क्या है बेसिकली ये नाइट्रोजन होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये पॉइंट थोड़ा और क्लियर तब होगा अपने को जब सॉलिड स्टेट पढ़ लो, वॉइड्स के सारे पॉइंट्स पढ़ लो। जनरली क्या होता है कि पर यूनिट सेल जो नंबर ऑफ एटम्स होता है उसके इक्वल होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के नंबर। तो जितने एटम पर यूनिट सेल आएंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन जाएंगे, तो दोनों का नंबर सेम हो जाएगा और ये फॉर्मूला अपने को देखने को मिल जाएगा। ये पॉइंट सॉलिड स्टेट के बाद और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये 3 पॉइंट अपन इजीली समझ सकते हैं। अब अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं कि थोड़ा और आगे देखूं कि इनके नाइट्राइड्स या फॉस्फाइड्स के बारे में और कौन से कैरेक्टर्स मुझसे पूछे जा सकते हैं, तो देखो एक बार क्वेश्चन जेई में सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में इस तरीके से आया था कि एक नाइट्राइड बनाया गया, किसका, अल्कलाइन अर्थ मेटल का। तो सपोज मैंने मैग्नीशियम का ले लिया, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराया। नाइट्रोजन जनरली हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करती है, करीब 450 डिग्री लेते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, और इससे मैंने क्या बना दिया, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये हो गई रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बना ये सॉलिड कंपाउंड बनेगा, तो इसमें आ ही रहा है सबको, थोड़ा सा व्हाइट सॉलिड कंपाउंड बनता है। यही क्वेश्चन था कि जो फर्स्ट कंपाउंड बना वो कैसा बना, व्हाइट सॉलिड कंपाउंड बना। फिर आपसे कहा गया कि भाई इसको वाटर से रिएक्ट करा दिया जाए, तो नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा। अब हाइड्रोलिसिस के पॉइंट्स अपने को अच्छे से याद रखने हैं, कैसे बनते हैं ध्यान रखो। मैंने लास्ट पॉइंट लेक्चर में भी तुमको कुछ पॉइंट बताए थे। तो ये तो यहाँ तो बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, तुम जानते ही हो मैग्नीशियम पे चार्ज +2 है, नाइट्रोजन पे -3 है, तो 3 × 2 और 2 × 3, तो उस तरीके से ये बैलेंस भी हो जाएगा। अब अगर मैं वाटर ले रहा हूँ तो H किसके पास जाएगा, माइनस वाले से, OH किसके पास जाएगा, प्लस से, तो Mg के पास OH आएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से सोचो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और नाइट्रोजन के पास H आएगा तो सिंगल नाइट्रोजन पे 3 H आ सकते हैं, क्या बन जाएगी, अमोनिया। बाकी तो फिर बैलेंस करना है रिएक्शन को बस। तो यहाँ पे मुझे एक गैस मिली जिसकी अपनी स्पेसिफिक स्मेल होती है। इस तरीके का क्वेश्चन सीक्वेंस में पूछते हैं। और अमोनिया गैस जो है उसमें अगर मैं HCl मिला दूं तो क्या हो जाएगा, NH4Cl की वाइट फ्यूम्स बन जाती हैं। ठीक है, HCl की भी नेचुरल स्टेट गैसेस होती है, तो NH4Cl की कैसी फ्यूम्स बनती हैं, वाइट फ्यूम्स। ये क्वेश्चन एक बार सीक्वेंस में जेई में आ चुका है, तो इस पॉइंट को अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या बन गई है, वाइट फ्यूम्स। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक मेटल है, उसकी नाइट्रोजन से रिएक्शन कराई, उससे सॉलिड कंपाउंड बना, उसकी हाइड्रोलिसिस करी, हाइड्रोलिसिस से गैसियस कंपाउंड बना, गैसियस
कंपाउंड को अपन ने HCl में पास किया तो व्हाइट फ्यूम्स बनी, तो बताओ क्या है। तो यहीं से हिंट मिल जाएगी, व्हाइट फ्यूम्स बन रही है तो ये होगा, ये बन रही है तो ऑब्वियस अमोनिया रही होगी। इसकी हाइड्रोलिसिस से अमोनिया मिलेगी, वहाँ पहले लिया गया था कि मेटल बताया गया आपको, तो ये पूरा सीक्वेंस अपना बन जाएगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर सपोज मैं ऐसे ही बोलता, जैसे मैंने मैग्नीशियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस करी है, ऐसे ही मैं कैल्शियम फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ भी वही खेल है, ये +2, इसको -3 कर दो, 3 × 2 2 × 3 चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे। तो कैल्शियम वाटर से क्या ले लेगा, OH, ये वाटर से क्या ले लेगा, H, तो P से क्या बन जाएगा, PH3। मतलब जैसे मैंने अमोनिया बनाया वैसे ही फॉस्फीन PH3 बनाने का भी तरीका मुझे कैल्शियम फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस से मिल सकता है। इसी में आगे चल के जब मेटलर्जी पढ़ेंगे तो अपन एक परफेक्ट प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो अगर सोचो मैंने एल्यूमिनियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस कर दी, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और तुमसे कहा भाई इसको वाटर से रिएक्ट करा दिया, तो अपने को कुछ नहीं सोचना है, बस थोड़ा सा चार्जेस बैलेंस कर लो कि यहाँ पे +3 -3 अपने दिमाग में अज्यूम कर लो। प्लस पे क्या आएगा, वाटर से OH, माइनस पे क्या आएगा, H, वाटर को OH से ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा मेरे पास, इस तरीके से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बन गया, अमोनिया। अमोनिया फॉर्म हो गई यहाँ पे, फिर से अमोनिया मिल गई। इस प्रोसेस को अपन सरफेक्ट प्रोसेस में यूज करेंगे आगे। तो अमोनिया, तो यहाँ पे देखो एक चीज और मुझे समझ में आ गई कि ध्यान से देख सकते हो कि अमोनिया बनाने के कितने मेथड मिल सकते हैं। कि मैं नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस कर दूं, देन आई कैन फॉर्म अमोनिया, एंड इवन आई कैन फॉर्म अमोनिया बाय मैनी ऑफ नाइट्राइड्स, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एंड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड वी कैन फॉर्म फॉस्फीन। तो इन मेथड से अपन अमोनिया और फॉस्फीन के मेथड सीख सकते हैं प्रिपरेशन के। तो ये बात थोड़ी सी नाइट्राइड से रिलेटेड है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हो गई ग्रुप्स की, जिसमें अपन ने रिएक्शन देखी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, उनके ऑक्साइड्स बनाए, हेलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाए, मेटल के साथ रिएक्ट करके उनके नाइट्राइड्स बनाए, और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी। अब मैं चलने जा रहा हूँ इंडिविजुअल स्टडी पे, मतलब अब अपन एक एक करके इंडिविजुअल स्टडी करेंगे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की, फॉस्फोरस और उसके कंपाउंड्स। इस ग्रुप में ज्यादातर नाइट्रोजन उसके कंपाउंड्स और फॉस्फोरस और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करनी है। अब देखो बोर्ड के राइट साइड पे मैंने नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो अब मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सबसे पहले नाइट्रोजन, एंड बेसिकली इसको डाई नाइट्रोजन भी है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात अपन कर चुके हैं, एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड की बात अपन कर चुके हैं, ये सब बातें हो चुकी हैं। कुछ पर्टिकुलर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, चाहो तो लिख लो। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सबसे पहले इसकी नेचुरल स्टेट क्या है, गैस है। कैसी गैस है, कोई कलर नहीं है, कलरलेस, स्मेल नहीं है, ऑडरलेस, टेस्ट की बात अपन करते नहीं है, टेस्टलेस बोल सकते हो। तो कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस, एक पॉइंट ही हो गैस है। सेकेंड पॉइंट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में और क्या कहा जा सकता है, वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल नहीं है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये सब पॉइंट अपने को थोड़े से ध्यान रखने हैं। थर्ड पॉइंट, क्या ये कंबशन को सपोर्ट करती है, तो इट इज नीदर कंबस्टिबल नॉर इट सपोर्ट कंबशन। ध्यान रखना, इस पॉइंट को कंबस्टिबल नहीं है और कंबशन को सपोर्ट भी नहीं करती। ये तीन पॉइंट इसके थोड़े से याद रखने वाले हैं। इट इज नॉन कंबस्टिबल, ठीक है। तो थोड़े से याद रखना ये सारे पॉइंट। अब अगर मैं और आगे बात करूं नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज की, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने तुमको तीन बताई। बाकी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जो इसका एनामोलस बिहेवियर है, वो बिहेवियर जो ग्रुप के बाकी एटम से थोड़ा डिफरेंट होता है, जो कि अपन जनरली देखते हैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट शो करते हैं अपने ग्रुप से डिफरेंट बिहेवियर। उनकी अगर मैं बात करूं तो मैं उन पॉइंट्स पे आ रहा हूं जिसमें सबसे पहले कि भाई साइज का ही डिफरेंस होता है,
नाइट्रोजन एटम का साइज बाकी से सबसे छोटा है, तो 8.2 साइज की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट, इसमें कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसकी बात अपन करते हैं, जो कि बाकी एलिमेंट्स में है ग्रुप के। ये सब पॉइंट थोड़े से ध्यान रखने वाले हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट इन ग्रुप। ये सब पॉइंट थोड़े याद रखने वाले हैं। इसी तरीके से अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो वो भी इसकी अपने ग्रुप में क्या है, हाईएस्ट है। रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करने लगूं तो इट इज वेरी लेस रिएक्टिव, जो की बात अपन कर चुके हैं। फिजिकल स्टेट की बात करूं तो वो अपन ने देख लिया है कि इसके ग्रुप में यही गैसियस है, बाकी एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में नहीं मिलते नेचुरली। तो ये सब पॉइंट इसके एनोमलस बिहेवियर में आ सकते हैं, तो ये भी थोड़े से याद रखना। और जब अपन नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो तुम्हें और बहुत से पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो इन पॉइंट्स को एक बार देख, ठीक है। नाउ कम टू प्रिपरेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो प्रिपरेशन के बारे में। अब अगर मैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन की बात करूं तो कैसे कर सकते हैं नाइट्रोजन की प्रिपरेशन? दो तरीके से करी जा सकती है भाई। एक तो एयर में, अपन जानते हैं करीब 78 से 79% तो नाइट्रोजन ही। दूसरा, नाइट्रोजन के किसी कंपाउंड से मैं बना लूं नाइट्रोजन। तो अब अगर एयर से मुझे नाइट्रोजन आइसोलेट करनी है तो कैसे कर सकता हूँ? उसका एक तरीका हो सकता है कि अपन क्या करें, एयर को पहले लिक्विफाई कर लें और फिर लिक्विफाई करने के बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो डिफरेंट कंपोनेंट्स अपने को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए जनरली एक क्लाउड या क्लाउडेड एपरेटस कहलाता है, वो यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जेईई या नीट में नहीं पूछा जाता, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया कि भाई एयर इज ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, तो वहां से भी अपन नाइट्रोजन को आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं केमिस्ट्री में वो भाई किसी केमिकल रिएक्शन पे बनते हैं। तो अब नाउ कम टू फ्रॉम कंपाउंड्स अपन प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो NH4Cl प्लस NaNO2 के साथ रिएक्ट कराया, सोडियम नाइट्राइड के साथ मैंने अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया, इससे अमोनियम नाइट्राइड याद रखना, अमोनियम नाइट्राइड बना और अमोनियम नाइट्राइड को हीट करके नाइट्रोजन बनाया। ये एक तरीके का इसका लैब मेथड भी है, याद रखना। अगर पर्टिकुलरली क्लास 12 में कभी कोई पूछ लेते हैं भाई लैब मेथड कौन सा है, तो ध्यान रखना। ऐसे ही फिर देखो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके नाइट्रोजन बनाई गई है, यूरिया और नाइट्रस एसिड की रिएक्शन से नाइट्रोजन बनाई गई है, अमोनिया के ऑक्सीडेशन से नाइट्रोजन बनाई जा सकती है। अमोनिया में नाइट्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर में देखूं तो ये -3 है और नाइट्रोजन में क्या है 0, मतलब अगर इसको मैं नाइट्रोजन तक ऑक्सीडाइज कर दूं तो मैं नाइट्रोजन बना सकता हूं, जिसके लिए क्लोरीन यूज करी जा सकती है। यहाँ पे सोडियम ऑक्सीक्लोराइड यूज किया जा सकता है। यहाँ पे देखो ये Na+ है, इसके रेस्पेक्ट में ये माइनस, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस है। तो अमोनिया से नाइट्रोजन का क्या हुआ, N2 में ऑक्सीडेशन और यहाँ पे Cl+ से किस में चला गया, Cl- में, ध्यान रखना रिडक्शन हो गया। ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड से मैं कर सकता हूँ इसका ऑक्सीडेशन, अमोनिया से नाइट्रोजन को N2 में कन्वर्ट कर दिया और कॉपर का रिडक्शन हो गया, CuO से Cu बन गई, उसमें से ऑक्सीजन चली गई। फिर पूछा जाता है प्योर नाइट्रोजन बनाने के लिए क्या मेथड हो सकता है, तो प्योर नाइट्रोजन बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जनरली एजाइड्स को हीट करते हैं। यहाँ ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाइट्राइड की बात करी थी, अभी मैं बात कर रहा हूँ एजाइड की। तो एक चीज याद रखना कि नाइट्राइड और एजाइड, नाइट्राइड में N-3 है, एजाइड N3-, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एजाइड बनाना है तो इस तरीके से बनेगा, Na-N3 बने, तो Na-N3 को हीट किया तो मुझे सोडियम और नाइट्रोजन मिल गई। तो एजाइड से अपन इस तरीके से हीटिंग से बेसिकली प्योर नाइट्रोजन बनाते हैं। वैक्यूम में थोड़ी ट्राई करते हैं, वैक्यूम कंडीशन में बनाई जाती है, उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्योर नाइट्रोजन कैसे बना सकते हैं एजाइड की हीटिंग से। मैं बेरियम एजाइड ले सकता हूँ, सोडियम एजाइड के बजाय मैं बेरियम एजाइड ले लूँ, उसको हीट करके बेरियम और नाइट्रोजन बनाई जा सकती है। ये क्वेश्चन आता भी है। अब इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन जेईई और नीट दोनों में आ चुका है, किसकी हीटिंग से बना सकते हैं,
लैब मेथड के बारे में क्वेश्चन आता है। ऑक्सीडेशन में ये क्वेश्चन IIT-JEE में आ चुका है, NaOCl या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से भी रिएक्ट करा कर नाइट्रोजन बनाई गई है, ये क्वेश्चन JEE का है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पॉइंट ये आता है कैसे मैं इसकी सारी रिएक्शन याद करूँ। तो देखो अब मैं उसको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। अब जो मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। देखो सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन कराएगी और उससे अमोनियम नाइट्राइट बनवाया और अमोनियम नाइट्राइट को हीट करके क्या फॉर्म करी गई है, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे क्या सोचना है कि ऐसा कौन सा अमोनियम कंपाउंड है जिसकी हीटिंग से नाइट्रोजन बन जाएगी, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि जनरली जब अपन अमोनियम कंपाउंड्स को हीट करते हैं तो मिलती है अमोनिया और साथ में एक प्रोडक्ट और मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट लिया होता, इसको हीट किया होता तो यहाँ से बन जाता क्या, अमोनिया, अमोनिया फॉर्म होता। अब इसको ऐसे तुम समझ सकते हो, थोड़ा सा याद रखने के लिए कि NH4 प्लस है, इससे मैंने क्या फॉर्म कर दी, अमोनिया, और व्हाट आई कैन रिलीज, H प्लस। उस H प्लस को इसके साथ कंबाइन कर दो तो क्या बन गया, H2CO3। H2CO3 इज नॉट स्टेबल, तो H2CO3 को ब्रेक करके क्या बना सकते हैं, H2O प्लस CO2। तो अगर मैं कहूँ अमोनियम कार्बोनेट को हीट किया है तो एक तरीके से क्या बन गया, अमोनिया और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ नाइट्रोजन नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, ये ध्यान रखना है जब मैं किसी अमोनियम कंपाउंड को हीट कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ, मैंने लिखा NH4 प्लस और इसके साथ सपोज कोई एनायनिक फॉर्म मैंने ले ली, तो अब इसके साथ कोई एनायनिक फॉर्म हो सकती है माइनस, इस पर जो भी चार्ज हो, कोई चार्ज हो सकता है, इसको इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। अब जब मैं इसको हीट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगी, पहले तो अमोनिया, और इस एनाइन के साथ H प्लस मिला के क्या बना सकता हूं मैं, एक तरीके का ऑक्सो एसिड बना सकता हूं। उस ऑक्सो एसिड को ब्रेक करके ऑक्साइड और वाटर बना सकता हूं। तो यहाँ पे अब मैं अगर कहूँ अमोनिया और अगर ऐसे लिख दूं H प्लस और एनायन जो बना मेरा, इस तरीके से जो मैं कंपाउंड बना रहा हूँ। अब अगर मुझे देखना है कि ये एनायन कैसा है, अगर ये एनायनिक फॉर्म जो है या जो सेकंड प्रोडक्ट बन रहा है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो यहाँ अमोनिया को रुकने नहीं देगा, अमोनिया को और आगे ऑक्सीडाइज कर देगा एंड मोस्ट कॉमनली कहाँ तक चले जाएंगे अपन, नाइट्रोजन तक। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसके साथ कौन सा एनायन मिल सकता था मुझे, कार्बोनेट। अब कार्बोनेट अपने आप में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो इस रिएक्शन को मैंने अमोनिया पे रोक दिया। ऐसे ही अगर मैं ले लेता सपोज अमोनियम सल्फेट ले लिया, इसको मैंने हीट किया तो मैंने अमोनियम से क्या बनाया, सबसे पहले अमोनिया, ठीक है, और साथ में क्या बना दूंगा फिर मैं, H2SO4। बाकी तो बात केवल बैलेंस करने वाली रह जाती है, दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। यहाँ पे मैंने सिंपली 2NH3 कर दिया और ये रिएक्शन अपनी एक तरीके से बैलेंस दिख रही है, ठीक है। तो अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करके ब्रेक करना है तो मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ वाटर में और SO3। तो अब यहाँ पे इसके साथ थोड़ी सी जो एनायनिक फॉर्म मुझे दिख रही है वो कौन सा है, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन इज नॉट ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2SO4 भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काउंट नहीं किया जा सकता। तो अमोनियम सल्फेट को अगर मैं हीट कर रहा हूँ तो मुझे अमोनिया और ये मिल सकता है। अमोनियम कार्बोनेट को हीट कर रहा हूँ तो अमोनिया और कार्बोनिक एसिड, जिसको मैं लिखूंगा H2O और CO2 के फॉर्म में। तो अगर इसके साथ जो सेकेंड पार्ट जो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कार्बोनेट, यहाँ सल्फेट, वो अगर एनायनिक, वो पार्ट जो है अगर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो रिएक्शन को अपन यहीं पर रोक देंगे। एंड इफ इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अमोनिया को और आगे ऑक्सीडाइज कर देंगे अपन, कहाँ तक, नाइट्रोजन, ठीक है।
थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस में भी आ चुका है और जेई एडवांस में भी आ चुका है। 2018 में तो जेई मेंस में आया था, ऐसे करके क्वेश्चन आया था कि 4 ऑप्शंस दिए थे, इनमें से किसको हीट करने पे नाइट्रोजन नहीं मिल सकती। ऐसे पूछ सकते हैं इनमें से किसको हीट करने पे नाइट्रोजन मिल सकती है। दोनों ही क्वेश्चन मेंस और एडवांस में आ चुके हैं। तो ये तो तुमने 2 पॉइंट देखी थी, इसके अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम सल्फेट है, इनसे जो मेरे को ये पार्ट मिल रहा है सल्फेट आयन या कार्बोनेट आयन, दे आर नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रिएक्शन को अमोनिया पर ही रोक देंगे। अब दूसरा पॉइंट ये बनता है कहाँ पे मैं नाइट्रोजन तक लेके जाऊंगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। उस पॉइंट को कैसे याद रखना है, मैं यहाँ कर रहा हूँ। उस पॉइंट को कैसे याद रखना है मुझे, देखो किस किस एनायन के केस में तुमको अगर नाइट्राइट आयन मिल जाए अमोनियम के साथ, या फिर नाइट्रेट आयन मिल जाए अमोनियम के साथ, डाइक्रोमेट आयन मिल जाए अमोनियम के साथ, तो ये अपन क्या करेंगे, सपोज मैंने अमोनियम नाइट्राइट ले लिया NH4NO2, उसको हीट किया, अमोनिया फॉर्म करी और साथ में क्या बना सकता हूँ HNO2। अब HNO2 कुछ थोड़ा बहुत इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है अमोनिया को, तो वो कहाँ तक ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, नाइट्रोजन तक। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो N2 तक ऑक्सीडाइज करने के बजाय N2O तक, नाइट्रस ऑक्साइड तक ले जाएगा। डाइक्रोमेट, अभी यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई थी, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके क्या फॉर्म करी थी मैंने, नाइट्रोजन। तो ध्यान रखना, अगर अमोनियम नाइट्राइट है या अमोनियम नाइट्रेट है या अमोनियम डाइक्रोमेट है, तो इनको हीट करने से मुझे अमोनिया तो मिलेगी, लेकिन वो और आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगी नाइट्रोजन तक। तो फाइनली मैं किसकी बात करूंगा, नाइट्रोजन की। इसीलिए लैब मेथड में देखो अमोनियम नाइट्राइट बनाया गया और फिर उसको हीट करके नाइट्रोजन बनाया। इसके अलावा कभी कभार कुछ और आयन्स ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल परक्लोरेट ले लें ClO4-, क्लोरेट ले लेते हैं ClO3-। इस तरीके के आयन्स भी लिए जा सकते हैं जो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकते हैं, तो वो अमोनिया को नाइट्रोजन तक ऑक्सीडाइज कर देंगे। अब अगर देखो जैसे अपन ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म पढ़ते हैं, अगर मैं उस रिएक्शन की बात करने लगूँ, ऑर्गेनिक में जो मैकेनिज्म पढ़ी जाती हैं उनकी अगर अपन बात करें, तो वैसे ही यहाँ इनऑर्गेनिक में भी थोड़ी बहुत मैकेनिज्म देखें तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक में देखो ट्राई कर रहा हूँ तुमको एक मैकेनिज्म समझाने। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अमोनियम नाइट्राइट लिया NH4NO2, देखते जाना, ठीक है। इसको हीट किया तो पहले मैंने वही बना दी, क्या, अमोनिया। जो मैंने कहा सबसे पहले क्या मिलेगी, अमोनिया। इसमें से NH3 और H और NO2 बचा, क्या बन गया, नाइट्रस एसिड। एक ऑक्सो एसिड बना दिया मैंने। बैलेंस करने के लिए देखो बैलेंस हो रही है, हो गई, ठीक है। तो ये रिएक्शन बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑक्सो एसिड को ब्रेक करके वो ऑक्साइड बना दूंगा जिससे ये बन सकता है। तो अपन ने देखो 2 लेक्चर पहले पढ़ा था, नाइट्रस एसिड का ऑक्साइड कौन सा बना सकते हैं अपन, N2O3, और क्या बच जाएगा साथ में, H2O। इन दोनों को रिएक्ट करके ये बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर बैलेंस करने की बात करें तो ये रिएक्शन मुझे अब बैलेंस होते हुए दिख रही, हो गई बैलेंस, ये बन गया N2O3। N2O3 को मैं ब्रेक करूं तो मैंने क्या किया, देखो इसको N2 में ब्रेक किया और 3 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दी। यही 3 नेसेंट ऑक्सीजन अमोनिया को क्या कर सकती हैं, ऑक्सीडाइज। क्या कर सकती हैं, ऑक्सीडाइज। तो मैं अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, और कहां तक, नाइट्रोजन तक। और क्या बना दिया मैंने, H2O। थोड़ा इसको बैलेंस कर लो, N2 था तो 2 कर दिया और ये 3H2, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो देखो कहां तक पहुंच गए, नाइट्रोजन तक। अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं तो वही रिएक्शन मुझे देखने को मिल जाएगी जो मैंने सबसे ऊपर लिखी थी, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करके नाइट्रोजन बनाया था। अगर आप इसको बैलेंस करके देखें तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये देखो इस तरीके से ये 2HNO2 ये ब्रेक हो गया, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद
यहाँ और क्या कैंसिल कर सकते हो भाई, ये 2NH3 कैंसिल कर सकते हो, ये 3O कैंसिल कर सकते हो। तो देखो नेट रिएक्शन क्या बन गई मेरे पास, 2NH4NO2 जिसको मैंने हीट किया और क्या बन गई मेरे पास नाइट्रोजन कितनी 2N2 प्लस कितने H2 हो गए यहाँ पे 4H2। देखो बैलेंस है, रिएक्शन फिलहाल बैलेंस दिख रही है, हो गया। तो ध्यान रखना किससे नाइट्रोजन बनानी है, तो ये तीन तो रट लो क्योंकि इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई में आ चुका है, किससे बनेगी नाइट्रोजन किससे नहीं बनेगी, नीट में भी क्वेश्चन बनता है इसी से। तो अमोनियम नाइट्राइड को हीट करूंगा, नाइट्रोजन तक जाऊंगा, नाइट्रेट को हीट करके तो मैं नाइट्रोजन के आगे N2O तक जाऊंगा, उसकी मैकेनिज्म भी मैं बना सकता हूँ। उसको कैसे करूंगा मैं, नाइट्रेट से क्या बनाऊंगा, जाके क्या बनाऊंगा HNO3 से क्या बना दूंगा N2O5 को ब्रेक करके क्या बनाऊंगा नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन। फिर उसकी मैकेनिज्म बनाना, तो वो 5 ऑक्सीजन जो बनी जिसमें से 3 तो अमोनिया को N2 तक कन्वर्ट करने में यूज हो जाएंगी और जो 2 नाइट्रोजन बनेंगे उनमें 2 ऑक्सीजन यूज करके N2O तक ले जाएंगे। तो वो इसके साथ की मैकेनिज्म बना सकते हैं, ऐसे ही इसकी मैकेनिज्म ट्राई कर सकते हो अपने आप। तो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में भी मैकेनिज्म देख लो तो थोड़ा पढ़ना इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखो थोड़ा सा और मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट तुमको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा याद करने का और अच्छा तरीका। देखो अभी मैंने क्या किया, अमोनिया प्लस 3O लिख के कहाँ तक चले गए अपन, देखो जरा ध्यान से, अमोनिया प्लस 3O लिख के अपन नाइट्रोजन और यहाँ वाटर तक आ गए, ये रिएक्शन अपन ने लिखी थी। इसको देखो कैसे याद कर सकते हो इजीली, इस रिएक्शन को क्या कर सकते हो, यहाँ देखो NH3 है ना मेरे पास, NH3 ठीक है अमोनिया, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ NH3 को NH2 and H, 2 मोल्स लिखा है NH3 तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ लेके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कैसे H and H2, एक ऑक्सीजन ले ली मैंने बीच में और यहाँ से क्या रिमूव कर दिया H2O, कहाँ पहुंच गए NH2 हाइड्रोजन। अब इसके आगे क्या करो, फिर इसमें एक हाइड्रो ऑक्सीजन ऐड करो, अब इसको ऐसे लिख लो कैसे NH और फिर एक ऑक्सीजन ऐड कर दो इसमें और फिर एक H2O निकाल दो, कहाँ पहुंच गए भाई NH डबल बॉन्ड NH2। अब क्या करूं, अब सोचो फिर एक ऑक्सीजन इसमें ऐड करूं, फिर एक H2O 2H और ये और रिमूव कर दूं, क्या बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O। तो देखो एक H2O यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पर, ये ट्रिक मैंने बताई याद रखने की, 3H2O ये हुए ना और फाइनली क्या बन गया N2 और ये उसके एक तरीके से इंटरमीडिएट स्टेप हो गए। तो इनऑर्गेनिक में भी थोड़ी बहुत मैकेनिज्म अपन लगा सकते हैं, थोड़ा पढ़ना भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, याद करना आसान हो जाता है, कि थोड़ा ध्यान से देख लेना। N2O5 ये जो मैंने बताया था नाइट्रेट वाला ट्राई करना, क्या करना बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, इसको जब सपोज मैं अमोनियम नाइट्रेट ले रहा हूँ तो अमोनिया बनाना और यहाँ HNO3 बनाना, क्योंकि नाइट्रेट वाला तो एसिड HNO3 मिलेगा, HNO3 को ब्रेक करके उसका ऑक्साइड N2O5 बनाना, N2O5 को ब्रेक करके क्या बनाओगे नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यूज हो जाएंगे, नाइट्रोजन को 3 ऑक्सीजन यूज हो जाएंगी, जो अमोनिया मिली थी यहाँ पे 2 उसको N2 तक ले जाने में, और जो 2 ऑक्सीजन बच जाएंगी वो N2 को N2O तक ले जाएंगे। तो अगर मैं नाइट्रेट यूज कर रहा हूँ तो नाइट्रोजन के बजाय N2O नाइट्रस ऑक्साइड तक चले जाएंगे, ध्यान रखना पर्टिकुलरली ये। इसके अलावा अगर पर्टिकुलर नाइट्रोजन पूछा जा रहा है तो अमोनियम नाइट्राइट ले लो, अमोनियम डाइक्रोमेट ले लो, ठीक है। इन दोनों को हीट करके मैं इजीली क्या बना सकता हूँ, सोचो नाइट्रोजन। अमोनिया से कहाँ तक पहुँच जाओगे ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन पर। फिर मैंने बताया कभी कभी परक्लोरेट भी ले लेते हैं, क्लोरेट भी ले लेते हैं, तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना, उन सबसे नाइट्रोजन तक जाना है, क्योंकि यहाँ जो एनायनिक पार्ट मिल रहा है वो कैसा कैरेक्टर है उसका ऑक्सीडाइजिंग। जब अपन सल्फेट लेते हैं या अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं या मैं
अमोनियम कार्बोनेट ले लूं तो वहाँ जो एनायनिक पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का नहीं है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ अपन अमोनिया बना के छोड़ देंगे। तो इस पॉइंट को याद रखना। इस तरीके से अपन ये याद रख सकते हैं कि कैसे नाइट्रोजन बनाई जा सकती है, और इससे ये भी पता चल गया कैसे अमोनिया बनाई जा सकती है। दोनों ही क्वेश्चन जेईई में आ चुके हैं, नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस वाला। देखो अभी अपन ने देखा था नाइट्राइट के हाइड्रोलिसिस से अमोनिया बना दी थी, फॉस्फाइड के हाइड्रोलिसिस से फॉस्फीन बना दी थी। तो साथ साथ जो और भी कंपाउंड्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, उनकी भी स्टडी करते चलो। अमोनिया बनाने का मेथड तुमको मिल गया नाइट्राइट के हाइड्रोलिसिस वाला, फॉस्फीन बनाने का मेथड मिल गया, नाइट्रोजन बनाने के इतने सारे मेथड मिल गए अपने को, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक मेथड अपन ने देखा था यूरिया और नाइट्रस एसिड वाली रिएक्शन, उसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ कैसे याद कर सकते हैं। यूरिया का फॉर्मूला NH2 CO NH2, इसकी रिएक्शन किससे कराई थी, नाइट्रस एसिड से, और उससे भी मैंने नाइट्रोजन बनाई थी। तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद कर सकते हो इसको। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HONO। तो देखो नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन लिख दो, N डबल बॉन्ड O होता है और OH होता है। ऐसे इस नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन लिख दो, N डबल बॉन्ड O इधर और OH इधर। अब देखो इस H2O को हटा दो, इस H2O को हटा दो, ध्यान से देखो ये क्या हटा सकते हो यहाँ से सीधे, ये नाइट्रोजन अलग हो गई, ये नाइट्रोजन अलग हो गई, और ये क्या बन गया H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो देखो मैंने शुरू में जो यूरिया और नाइट्रस एसिड वाली रिएक्शन लिखी थी उसमें यूरिया और नाइट्रस एसिड से क्या क्या बनाया था, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन और H2O। कार्बोनिक एसिड H2CO3 को ब्रेक करके और क्या लिख सकते हैं, CO2 और H2O। तो एक तरीके से ये भी ब्रेक होकर H2O और CO2 मिल जाएगी। तो एक H2O ये, एक H2O और CO2 यहाँ से, एक H2O ये और 2N2, तो वो रिएक्शन भी देखो बैलेंस हो गई। तो यूरिया और नाइट्रस एसिड वाली रिएक्शन को भी याद रखना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो ये सारे मेथड्स हैं, थोड़े बहुत मैकेनिज्म के साथ मैंने कोशिश करी है तुम लोगों को बताने की कि इजीली याद कर सको। इस वीडियो को रिवर्स कर करके ये सारे पॉइंट्स देख लेना, दिमाग में बैठा लेना, रट लेना। कभी भी फ्यूचर में तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं भूल रहा हूँ या मैं भूल रही हूँ, मतलब बहुत ईजी हो जाएगा इन सब पॉइंट्स को अगर याद रखोगे। तो ये पर्टिकुलरली मैंने नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की बात करी है, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज और उसके आगे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, फिर फास्फोरस के कंपाउंड्स, ये सब अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब 1-2 लेक्चर में अपन इस चैप्टर को फिनिश करके फिर नेक्स्ट फैमिली पर आएंगे, ठीक है। तो अब तुम बिगनर बॉक्स के क्वेश्चंस कर सकते हो। तुम्हारी एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज जेईई वाली है, मेंस और एडवांस वाली, नीट की जो एक्सरसाइज है जिसमें नीट के क्वेश्चंस हैं, एम्स के क्वेश्चंस हैं, उनको भी ट्राई करना। इन पॉइंट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस अब बन जाएंगे, और कोई डाउट हो तो मुझको व्हाट्सअप करना। थैंक यू।